I am Anish Tiwari and welcome back to the second lecture of my Basic Electrical Engineering series. तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसमें बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में, पैसिव एलिमेंट्स एंड किरचॉफ्स के लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पैसिव एलिमेंट्स की। हमने रेजिस्टेंस के बारे में तो बात कर ही ली थी, अब हम बात करते हैं इंडक्टेंस के बारे में। इंडक्टेंस बेसिकली ऑस्ट्रिच करके एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट को जानने के लिए एक्सपेरिमेंट किए थे और उसमें उन्होंने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था जिसमें कहते हैं कि फ्लक्स लिंकेज इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक, तो जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस और एल से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट बेसिकली हेनरी में होती है, बट एक और लॉ था जिसको फैराडे ने प्रपोज किया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। तो वहाँ से आता है दोस्तों, अगर फ्लक्स लिंकेजेस L इंटू आई हैं और हम इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें एक रिलेशन मिलता है इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का, दैट इज़ LdI/dt। अब इसी रिलेशन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है करंट इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रल VL dt। ठीक है, नाउ हम सभी को मालूम है कि पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, तो हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट के प्रोडक्ट को लेते हैं। जब वैल्यूज़ को ऊपर की इक्वेशन से सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें रिलेशन मिलता है LdI/dt इंटू आई। ओके, हम बेसिकली इंडक्टेंस एक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, ये मैग्नेटिकली एनर्जी स्टोर करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये स्टोर करता है। तो इसीलिए हम अगर पावर को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। तो इस इक्वेशन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है रिलेशन एनर्जी इक्वल टू हाफ LI/Li²। ये रिलेशन जो रहता है ये डिनोट करता है कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करता है एक इंडक्टर। अब देखिए दोस्तों, हम देखते हैं फेज़र डायग्राम। तो फेज़र डायग्राम के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। फेज़र डायग्राम बेसिकली जो रहते हैं उनके कुछ रूल्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने के। जैसे रेफरेंस को हम नॉर्मली हॉरिजॉन्टली एक्सिस पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या रहता है कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लीडिंग एंगल माना जाता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लैगिंग एंगल माना जाता है, V और I की RMS वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली। तो अगर हम वेवफॉर्म्स को देखें तो इंडक्टर की बात जब करते हैं तो आप देखते हैं कि VL इज़ LdI/dt। ओके, सो यहाँ से हमें पता लगता है कि पावर फैक्टर दोनों के बीच में अगर प्योर इंडक्टेंस रहेगा तो 90 डिग्री का रहेगा और कॉस 90 डिग्री का होने की वजह से इंडक्टर 90 डिग्री लैग, मतलब करंट जो रहेगा आपका वो लैग करेगा वोल्टेज को बाय एन एंगल 90 डिग्री। सो इट विल बी, अगर वोल्टेज एक्सिस से देखें तो वोल्टेज एक्सिस के क्लॉकवाइज जब हम चलेंगे तो आपको करंट मिलेगा। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। मतलब क्या है कि वोल्टेज पहले आएगा, उसके 90 डिग्री बाद आपका करंट आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे वेवफॉर्म्स में शो हो रहा है। दूसरा कि एक बात अगर हम देखें कि रियल पावर अगर कंसीडर करें कि कितना रियल पावर कंज्यूम करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस जो रहता है वो आपका पावर हीट के फॉर्म में डिसिपेट होती है। तो यहाँ हम जानना चाहते हैं कि ये एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है भी या नहीं। तो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कैसे पता लगता है, जब हम इसका कोसाइन कंपोनेंट लेते हैं तो कोसाइन कंपोनेंट cos 90, तो cos 90 आपका क्या हो जाता है, 0। cos 90 की 0 होने की वजह से इसका जो रियल पावर का कंपोनेंट है वो हो जाएगा आपका 0, मतलब ये कोई भी रियल पावर नहीं लेता है, ये केवल एनर्जी स्टोर करता है। यहाँ से हमें पता लगता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कैपेसिटेंस।
नाउ कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस इज़ बेसिकली एक मटेरियल की कैपेबिलिटी होती है कि वो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। इस रिलेशन को अगर देखें तो मटेरियल का जो पोटेंशियल रहता है दैट इज़ चार्ज और पोटेंशियल आपस में रिलेटेड हैं, प्रोपोर्शनलिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज वोल्टेज के। और इसी प्रोपोर्शनलिटी को जब हम रिमूव करते हैं तो एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस, जिसको C से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट होती है फैराड में। नेक्स्ट जो हम करेंगे, हमें पता है कि जो चार्ज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है, या फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे मैथमेटिकली अगर चार्ज को, तो हमें करंट मिलेगा। तो कैपेसिटर के थ्रू जो करंट रहता है वो हम dq/dt से डिनोट कर सकते हैं, और वहाँ से हमें मिलता है एक रिलेशन C/dv/dt वेयर C इज़ कांस्टेंट, ठीक है। अब इसी रिलेशन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें वोल्टेज मिल जाता है कैपेसिटर के अक्रॉस, जिसको हम कहते हैं 1/c इंटीग्रल IC dt। जैसे हमने पहले किया था पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, यहाँ पे V और I का प्रोडक्ट करके हम उसको सब्सटीट्यूट करेंगे। अगेन एनर्जी हम निकालना चाहते हैं यहाँ पे कि कितनी एनर्जी हमें यूज़ हुई है। तो आप देखेंगे कि जब आप एनर्जी निकालना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक रिलेशन मिलेगा हाफ CV² या हाफ CV², जो कि पहले था हाफ LI², यहाँ पे मिल रहा है आपको हाफ CV²। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये कैपेसिटर में स्टोर हो रही है ये। और अगर आप देखें वेवफॉर्म्स को, तो वेवफॉर्म्स में आपको पता चलता है कि जहाँ पिछले केस में जब करंट लैग कर रहा था, यहाँ पे वही करंट लीड कर रहा है बाय सेम एंगल 90 डिग्री। तो हमने क्या करा, जब फेज़र को देखेंगे तो फेज़र में रेफरेंस तो वही रहेगा, बट करंट जो रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा क्योंकि लीडिंग एंगल है, तो लीडिंग बाय 90 डिग्री ये यहाँ पे दिख रहा है। और कैपेसिटेंस का सिंबल भी आपको दिखेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस का। ओवरऑल हमने फर्स्ट लेक्चर में आपसे रेजिस्टेंस की बात करी थी और वोल्टेज डिवीज़न और करंट डिवीज़न रूल्स की बात करी थी। तो वहाँ पे हमें पता चला था कि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम्स रहती है, रिलेटेड लॉ रहता है I इज़ प्रोपोर्शनल टू V, दैट इज़ ओम्स लॉ। फिर वोल्टेज जो रहता है R इंटू आई, करंट रहता है V/R, एनर्जी रहती है I²R इंटू T, क्योंकि रियल पावर डिसिपेट करता है इसलिए I²R इंटू T होता है। इसकी बाय डेफिनेशन रेजिस्टेंस जो रहता है फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है। ये बात नोट करने वाली है कि रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है या फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज करता है इन शॉर्ट। इसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, वोल्टेज और करंट के बीच में जब हम प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। इसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट इंस्टेंटेनियसली यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। पावर फैक्टर इसका कितना रहता है, पावर फैक्टर क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में रहते हैं तो cos phi जो होगा पावर फैक्टर वो रहेगा यूनिटी इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं दोस्तों इंडक्टेंस की। इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी में। रिलेशन आपका फ्लक्स लिंकेजेस इज प्रोपोर्शनल टू करंट रहेगा। वोल्टेज हमने बताया L/di/dt रहेगा। करंट 1/L VL इंटीग्रल dt रहेगा। एनर्जी स्टोर कितनी रहेगी, हाफ LI² रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि ये क्या करता है, बाय डेफिनेशन इंडक्टेंस इज अपोजिंग इंस्टेंटेनियस चेंज इन करंट। इट अपोजेस चेंज इन करंट, नॉट द फ्लो ऑफ करंट, इट अपोजेस चेंज इन करंट, इंस्टेंटेनियस चेंज, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वोल्टेज आप चेंज कर सकते हैं इंस्टेंटेनियसली बट करंट को नहीं कर सकते। करंट में ग्रेजुअल चेंज होगा इन केस ऑफ इंडक्टेंस, बट वोल्टेज कैन बी चेंज इंस्टेंटेनियसली बट करंट कैन नॉट। ये चीज़ है। जब हम देखते हैं तो इसे देखें तो पावर फैक्टर हमारा 0 था। cos phi जब करते हैं तो cos 90 आपका 0 मिलता है, बट ये 0 किस नेचर का है, ये लैगिंग नेचर का है। तो हम इसको कहेंगे पावर फैक्टर इन केस ऑफ इंडक्टेंस टू बी 0 लैगिंग।
आइए अब बात करते हैं कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस की यूनिट रहती है फैराड, ठीक। फैराड यूनिट रहेगी, गवर्निंग रिलेशन रहेगा Q इज प्रोपोर्शनल टू V, वोल्टेज अगेन 1/C इंटीग्रल IC dt एंड करंट C dV/dt, एनर्जी हाफ CV²। ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं, बस हम इसे अभी टेबुलेट कर रहे हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस क्या करेगा, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वोल्टेज का अपोज करेगा। ओके, इंस्टेंटेनियस चेंज इन वोल्टेज का अपोज करेगा, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, दैट करंट may change instantaneously but voltage cannot. So change in voltage will be gradual, change in current can be instantaneous, or again power factor is 0, but in this case it is 0 leading, because in this case current is leading and in earlier case the current was lagging. So ये comparative analysis था। होप आप लोगों को तीनों एलिमेंट्स, पैसिव एलिमेंट्स के बीच में डिफरेंस, इनकी प्रॉपर्टीज़, वोल्टेज करंट रिलेशंस सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं